नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं देश का सवाल। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही दुनिया भर में भारत का डंका बजा हुआ है। दिल्ली में सारी दुनिया का मेला है और दुनिया भर के ताकतवर नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही दुनिया भर की निगाहें भी भारत पर, दिल्ली पर टिकी हुई है। दुनिया भारत को आज सलाम कर रही है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। खैर, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है हम देखते हैं कि इस तरह की चीज होती है, लेकिन हमको देखना यह जरूरी है कि ये G20 की अध्यक्षता जब भारत कर रहा है और उस दौरान एक बड़ा और सफल आयोजन हो रहा है, तो इस सफल आयोजन पर किस तरीके से पूरी दुनिया निगाहें टिकी हुई है। आप समझिए, G20 में शामिल जो 20 देश हैं, उन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उन 20 में से 15 राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल टॉक्स हो रही है, 1-to-1 हेड-टू-हेड बातचीत हो रही है। 9 मेहमान देश ऐसे हैं जिनको खास तौर पर इस G20 सम्मेलन में बुलाया गया है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर चर्चा हो रही है। 3 सत्र रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात की जो थीम है G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं, देश की तारीफ कर चुके हैं कि बेहद खूबसूरत थीम, ये वो थीम है, ये वो मंत्र है जो पूरी दुनिया, वो दुनिया जो बटी हुई है, उसको एक साथ जोड़ने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करती है। तो इसी वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ, इसी वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ G20 सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। पहला सेशन वन अर्थ जो पूरा हो चुका है, दूसरा सेशन वन फैमिली, यानी कि कैसे एक फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, एक फैमिली के तौर पर पूरे दुनिया है वो आगे बढ़े, उस पर चर्चा चल रही है। और कल का जो तीसरा एक और सेशन है वन फ्यूचर, कैसे एक अर्थ का, एक फैमिली का एक फ्यूचर जो है उसको बुना जाए और फिर पूरी दुनिया एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े, इस पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा, जब वन अर्थ जो सेशन है पहला पूरा हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, पहले वो आपको देखना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फाइंडिंग्स क्या है, यानी कि इस G20 से भारत को क्या मिला, इस G20 से भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब क्या बदलाव आएगा, इस G20 से भारत और फ्रांस के रिश्तों में क्या जो एक बदलाव है वो आएगा, और इस G20 से भारत और बाकी G20 में शामिल जो देश हैं वो कैसे मजबूत होंगे। और सबसे बड़ा कैच जो आज का रहा वो रहा अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, यानी कि G20 का परिवार जो G7 से शुरू हुआ था वो बढ़ता 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 अब G21 पर पहुंच गया है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 21 नंबर जो होता है ये भाग्य का नंबर होता है, ये सौभाग्य का नंबर होता है। और अब G21 बना है तो ये अपना सौभाग्य लेकर और तेजी से आगे बढ़ेगा ये परिवार, और तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। तो बेहद खास मौका है, G20 समिट हिंदुस्तान में हो रहा है और उस मौके को और खास बनाया है G20 के बढ़ते परिवार ने। जैसा कि आपने सुना अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले मैं अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि 2 दिनों का ये जो G20 समिट है जिसमें 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उनसे जो बातचीत हो रही है उसमें हिंदुस्तान
कैसे आगे बढ़ रहा है और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर हिंदुस्तान की छवि कैसे पूरी दुनिया बढ़ती हुई देख रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ वीना सीकरी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। वीना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। गुरु प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पी.के. सहगल साहब, जो कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंड सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त साथ में है। सहगल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और सुरेंद्र सिंह लाली जी भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी के स्वागत के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मेजर जनरल पी.के. सहगल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मेरी नजर में आज जो कुछ हुआ उसका एक बहुत जो बड़ा बिग कैच रहा वो रहा अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना। इंपॉर्टेंट ये है कि G20 का परिवार बढ़ रहा है और ये उस मौके पर बढ़ा है जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश थी। जो ग्लोबल साउथ है उसमें 78 नेशन है, जिसमें से कम 60 नेशन जो है वो अफ्रीका के नेशन है जी, जिनको हर प्रकार से एक्सपर्ट उनकी कोई वॉइस नहीं थी, उनको एक किस्म से ग्लोबल वॉइस मिली है। ये हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी जीत है। चाइना जो है बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने फायदे, अपने हित के लिए अफ्रीका को नेशंस को डेट ट्रैप में शामिल कर रहा था, लेकिन उनको ये अध्यक्षता मिलने के बाद में या G20 से G21 बनाने में बहुत ही अहम रोल रहा है हिंदुस्तान का। वास्तव में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया के लेकर कन्विक्शन कैरी किया है और यूनानिमस एग्रीमेंट हुआ है। मेरे मुताबिक ये हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी जीत है। हिंदुस्तान की छवि आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान की लीडरशिप का कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी, हिंदुस्तान की लीडरशिप का स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा है। दुनिया को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान वर्ल्ड रेडी है और वर्ल्ड हिंदुस्तान रेडी है। मेरे मुताबिक बहुत ही शानदार जीत हुई है। डेली डिक्लेरेशन यूनानिमसली पास हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि किसी प्रकार के कोई फुटनोट्स नहीं है और यूक्रेन के मामले को भी ऐसा दर्शाया गया जिसमें किसी देश की कोई आपत्ति नहीं हुई। उसमें रशिया को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया गया। ह्यूमन सफरिंग को कम करने की बात की गई है और कहा गया कि कोई भी देश जो है शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा दूसरे देश की टेरिटरी को हथियाने के लिए। ये बड़ा क्लियर मैसेज है चाइना के लिए भी, तो बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है। उसकी नजर हिंदुस्तान के अरुणाचल के ऊपर है, हिंदुस्तान के लद्दाख के ऊपर है, ताइवान के ऊपर है और साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक के कई नेशन के ऊपर है। वियतनाम के ऊपर है, इंडोनेशिया के ऊपर है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई वगैरह और कंप्लीट क्या कहते हैं साउथ चाइना सी पर और ईस्ट चाइना सी पर। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी इशारा है कि दुनिया इसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करेगी। मेरे मुताबिक वंस अगेन हिंदुस्तान की बहुत ही शानदार जीत है और पहली बार ही है कि इस माफी का यूनानिमस कंसेंसस हुआ है और किसी प्रकार का कोई फुटनोट नहीं हुआ। मैं वीना जी के पास चल रहा हूं। वीना जी, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ट्रस्ट डेफिसिट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की जरूरत है, खासतौर पर उन देशों को जो कि G20 का हिस्सा हैं। लेकिन जब ट्रस्ट डेफिसिट शब्द जो है जब ये सामने आता है तो हमारे सामने चीन का नाम आता है, कहीं ना कहीं कनाडा का नाम भी सामने आता है क्योंकि वो खालिस्तान के मुद्दे पर बड़ी एक राय रखता है। एक टर्की का भी नाम सामने आता है, टर्की भी इसमें शामिल है। तो इस तरह के जो देश हैं को कैसे फिर मैच किया जाएगा? अगर समग्र तौर आगे बढ़ना है आपको G20 को लेकर, G21 को लेकर, फिर ट्रस्ट डेफिसिट ये देश इन ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम होगा इनके? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन को कर रहे थे तब उन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की बात की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसका जवाब जो है उन्होंने खुद अपने आप से दिया और उन्होंने खुद ये साफ बताया कि किस बेसिस पे उन्होंने G20 की दिल्ली डिक्लेरेशन की ड्राफ्टिंग की और जो उनके जैसे विदेश और फाइनेंस मिनिस्टर और शेरपाज उन्होंने कैसे की। तो उन्होंने अब भारत की सबसे सक्सेसफुल तजुर्बा जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कैसे करना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये वो मैसेज दे रहे थे G20 देशों को कि ये हमने अपने देश में इस्तेमाल किया है और उनकी राय ये है कि सब देश इसे मिलजुल के इस्तेमाल करें और तभी ये डेफिसिट पूरा होगा। और जो इसका बिल्कुल लिविंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे सामने, सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने आया है, ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन का पैराग्राफ जो है
दैट इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड। इसमें उन्होंने ऐसी ड्राफ्टिंग की है कि किसी को भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी ने इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया है। इवन इन द जो बाली डिक्लेरेशन में पिछले साल हुआ था, उसमें एक दो कंट्रीज ने फुटनोट्स वगैरह दिए थे, इस साल कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये जिक्र किया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, यू मस्ट ओवरकम थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। एंड उन्होंने ये फोकस दिया है इस पैराग्राफ में कि इस उक्राइन वॉर की वजह से कैसे कैसे देशों पे बुरा असर पड़ रहा है, फूड सिचुएशन, फर्टिलाइजर सिचुएशन, फ्यूल सिचुएशन, तो ये जिक्र किया है। और उन्होंने इस पैराग्राफ, उक्राइन का जो पैराग्राफ है उसमें यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र किया है, यूएन प्रिंसिपल, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल को दोहराया है, और ये कहा है कि एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड। एंड न्यूक्लियर वॉर के बारे में बिल्कुल कहा है, देयर इज नो क्वेश्चन of the use of threat, the use of nuclear weapons or the threat of use of nuclear weapons. और इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स ये जो जाहिर किए हैं, इसके बेसिस पे मेरा ख्याल जो है कि उक्रेन की जो समस्या है, उक्रेन वॉर क्राइसिस जो है, उसका नतीजा कैसे निकल सकता है, इसका रास्ता बहुत सही तरीके से इस डिक्लेरेशन में आया है। और मैं ये भी कह दूं कि जो अन्य पैराग्राफ्स हैं, 83 पैराग्राफ्स हैं इस डिक्लेरेशन में, और हर एक जो अन्य पैराग्राफ है वो भी यही रास्ता दिखाता है कि जो पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, एजुकेशन के हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, फ्यूल हो, इसे कैसे इकट्ठे मिलजुल के करना चाहिए। जैसे वो हमने देखा है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का जिक्र है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम ये क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस जो है उसे ओवरकम करने के लिए हमें ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे जोर देना चाहिए, और उसमें बायोफ्यूल्स का एक बहुत महत्व है। इसमें आपको पता ही है कि भारत का बहुत ही ज्यादा तजुर्बा है, और इस एरिया में भारत पूरी दुनिया को अपनी जो टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप किया है, मीथेन गैस, कंपोस्टिंग एंड ऑल दैट, सबको दे सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि भारत के सबसे बड़ी कंपनीज भी इस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने मिसाल से, अपने एग्जाम्पल से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हमने देखा है क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो करेंसी की प्रॉब्लम जो है, जो पूरी दुनिया को बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है और एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने ये प्रोजेक्ट्स सामने रखे हैं। और बिल्कुल जो एक 83 पैराग्राफ्स में अलग अलग इश्यूज डिस्कस हुए हैं, पिछले 10 महीनों में 60 शहरों में मीटिंग्स हुई हैं, में एक्शन ओरिएंटेड आउटकम है। आप देखिए, रोड मैप फॉर टूरिज्म, पूरे G20 का रोड मैप फॉर टूरिज्म। आप सोचेंगे कि टूरिज्म का क्यों मिसाल लिया, क्योंकि टूरिज्म इज अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म इज अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ डेवलपमेंट। और इस जो रोड मैप फॉर टूरिज्म में उन्होंने रूरल टूरिज्म में फोकस दिया है, और रूरल टूरिज्म एक बहुत ही ऐसी शानदार चीज है जो हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी इस पे एक वाइट पेपर निकाला है, जिससे रूरल विमेन, रूरल पॉपुलेशंस, उनको एक तरीका मिलता है टू एम्पावर द विमेन, बिकॉज दे कैन थ्रू रूरल टूरिज्म दे गेट एम्प्लॉयमेंट, दे क्रिएट माइक्रो एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइजेज, दे रिवाइव जो उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, वो उसकी रिवाइवल होती है, और जो फॉरगॉटन, भूले बिसरे जो वहाँ पे ये टूरिस्ट फैसिलिटी, जो टूरिस्ट साइट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको रीडेवलप होता है। तो ये बहुत ही जो है हर एक चीज में डेवलपमेंट ओरिएंटेशन के लिहाज से ये डिसीजन अनाउंस किए गए हैं। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर आप देखिए, तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ही बड़ा मिसाल है ये न्यू दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, वीना जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन गुरु प्रकाश जी से और फिर एक रिएक्शन लाली साहब से लूंगा। गुरु प्रकाश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुरु प्रकाश जी देखिए, हम आज सुबह से लेकर अब बैठे हैं, कल भी इस पर हमने चर्चा की थी। पूरा देश है वो हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड लीडर की छवि को देख रहा है। खुद
यूएन के महासचिव कहते हैं कि भाई भारत ही वो एक ऐसा देश है जो बटी हुई दुनिया पे कर सकता है। एक बड़ा और सफल आयोजन हो रहा है जो दिख रहा है, और सिर्फ देश में नहीं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि हिंदुस्तान कितने शानदार तरीके से इस G20 समिट का आयोजन कर रहा है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मैं मानता हूं कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष की टांग खींचना, लेकिन ऐसे वक्त में तो कम समय जाना चाहिए। कुछ इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं कि सफरी है और इस तरह की चीजें, इस मौके पर कम से कम इससे बचा जा सकता था, जबकि दुनिया इस बात को मान रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रोहित जी, सबसे पहले तो आपका आभार, और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ जितने भी राजनयिक रहे हैं, डिप्लोमेट्स रहे हैं, जिन्होंने एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जिया है, उन लोगों से सुनना हमेशा एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहता है। और समावेशी कैसे हो, मतलब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तो कॉमनवेल्थ गेम्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है, और G20 जो कि ग्लोबल लेवल पे इतना कार्यक्रम है वो भारत मंडपम में होता है। तो भारत किसके लिए सर्वोपरि है और लोग परिवार किसके लिए सर्वोपरि है, ये स्पष्ट होता है, हम सबको आज भी याद है। लेकिन इस जो G20 का कार्यक्रम है, इसको राजनीति के परे देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि मैं सुन रहा था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, योगा को, रोहित जी, योगा को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, योगा तो इतने दिनों से है, इतने सैकड़ों वर्षों से है, लेकिन योगा भी हमारा सॉफ्ट पावर का एक सोर्स हो सकता है। इंटरनेशनल योगा डे पे नेतृत्व करना, कोविड का सबको याद है, कोविड के दौर में हमने कहा कि ग्लोबल फार्मेसी कहां बनेगा, तो भारत में बनेगा। अमेरिका हो, ब्राजील हो, हर जगह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात, पैरासिटामोल की बात, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करने की बात हो, तो भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और लगातार अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात हो, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, और इन बातों के पीछे हमारी मेहनत है। कई बार विपक्ष कहता है, भाई मीडिया के लोग भी कहते हैं मोदी मैजिक है, लोग मोदी मैजिक को देखते हैं, मोदी मेहनत को भी देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक समय ऐसा था लोग कहते थे कि सब्जी वाले के पास यूपीआई पेमेंट कैसे होगा, वही कैसे जाएगा, बिजली कैसे जाएगी। हमने देखा जर्मनी के राजदूत हैं, वो दिल्ली में यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, और यूपीआई के माध्यम से ही सभी राष्ट्राध्यक्षों के वॉलेट में 1000 रुपए डाला गया है कि भाई आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो। देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है पूरे विश्व के सामने, ये कैसे उभर के सामने आए। और अफ्रीका यूनियन को तो बात हुई कि भाई अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने की बात हो, तो वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लीडरशिप भारत लेता दिख रहा है, और कंसेंसस के थ्रू, कन्फ्रंटेशन के थ्रू नहीं, कंसेंसस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, कि आइए बैठ करके बात करें, विचार करें, समन्वय करें, और एक दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया है जो निश्चित रूप से आने वाले कल परसों में हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और उसका असेसमेंट होगा। बिल्कुल। लाली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो G20 में डिस्कस होने हैं। हालांकि G20 जब इनिशिएट हुआ था तब एक आर्थिक जो एक उस वक्त एक आर्थिक डेफिसिट देखा गया था, उसको लेकर G20 बना था, लेकिन अब बहुत इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होती है। उन्हीं में से एक आतंकवाद भी है। अभी जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है उसमें जो पाकिस्तान जैसे देश है उनको भी नसीहत दी गई है, और आतंकवाद का इसमें 9 बार जिक्र किया गया है। ये भी इसमें कहा गया कि आतंकी संगठनों को पनाह देने के खिलाफ अब सहयोग बढ़ाना होगा सभी आपसी देशों को। इस डिक्लेरेशन में, इस घोषणा पत्र में ये बात है। तो पाकिस्तान जैसे जितने भी देश हैं जो आतंकवाद को इस तरह से बढ़ावा देते हैं और हालांकि मानते कभी नहीं है, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको लगता है कि यहां से जा रहा है ऐसे देशों के लिए? उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग क्या, पहले इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब तो FATF में भी हम इसको ज़्यादा रूल्स को एम्पावर करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज तक कर सकते हैं। बट मैं अगर बीना जी की बात और मेजर जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाऊं कि उसका जो ब्रॉडर जिस या लबो लबाब ये रहा कि अब इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया से इनेविटेबल इंडिया बन गया है, क्योंकि ये जो 83 पैराग्राफ को जिस मेटिकुलस मैनर में लिखा गया है, ऑन अ नोट ऑफ लेविटी, मुझे तो ब्राज़ील के लिए थोड़ी सी तरस आ रहा है कि दे विल हैव अ वेरी मैमथ टास्क एंड अ प्रेसिडेंट टू फॉलो, बिकॉज this India could just beyond a 1-year term which normally an individual will do. 2,200 इवेंट, 20,000 लोग उसमें इन्वॉल्व हुए. Look at the benefit of tourism. Look at the level of exposure, as Veena ji said, women empowerment. तो मुझे जो लगता है कि इसमें टेररिज्म तो है ही है, पर इसके बाद एक चीज़ जो अभी 2 शब्द मैंने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी शेरपा जी की और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की, एंड
the Sherpa said ruthless negotiations happened. Now that is what this government is known for. While the stand we took on Ukraine, walking the thin line, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हैं तो हम रशिया के साथ भी हैं, तो हमने अगर उन्होंने हमें प्रशाया पर हमने फिर भी ऑयल खरीदा, because for us it was not our problem to inherit somebody else's war. For us it is, as the finance minister and even Hardeep Puri said in New York on a CNN news, that for us it is our people that are supreme. एक ये था, और दूसरा निर्मला जी ने कहा कि one size doesn't fit all. Now this is where our role as the Global South initiator, leader comes in, is that we are there to bridge in between the haves and the have-nots, or the North and the South, because for the longest time West was very non-sensitized with the issues of what the Global South was going for. And I think India now will be the link, the bridge, the passport, the visa for that coordination, for that implementation of whatever was earlier before this kind of swept under the carpet. अच्छा, पीके सहगल साहब, चूंकि आप आर्मी में आपने लंबे वक्त तक सर्व किया है, आप बड़े पद पर रहे हैं जनरल, मैं एक आर्मी मैन के हिसाब से बात करूं, आप देश के एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, तो डिफेंस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं कि डिफेंस के लिहाज से ये G20 इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? डिफेंस के लिहाज से G20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन चाहता है हिंदुस्तान, बड़े पैमाने पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हासिल करना चाहता है हिंदुस्तान, हर प्रकार से एक हब बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब। हिंदुस्तान की पूरी रिक्वायरमेंट्स हिंदुस्तान के माध्यम से ही पूरा करना चाहता है, तो कहता है कि हम एक एक्सपोर्टर के रूप में नॉट ओनली मेक फॉर इंडिया बट वी मेक फॉर द वर्ल्ड आल्सो। कुछ 6-7 मुद्दों पर बड़ी बातचीत हुई जो बाइडेन जी के साथ। सबसे पहले जो G414 इंजन जो है हिंदुस्तान में बनाया जाएगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रेडेटर 31 हिंदुस्तान चाहता है वो प्रेडेटर ड्रोन दिए जाएंगे, उसमें भी कुछ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ताकि उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेंस हिंदुस्तान कर सके। इसके अलावा जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो हिंदुस्तान के साथ की जाएंगी। फिर एक रोड मैप बनाया गया है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि दोनों देश के एकेडमिक जो हैं और स्टार्टअप्स जो हैं डिफेंस के माध्यम से उनमें आपसी सहायता कैसे की जाए, उनमें आपसी नेटवर्किंग कैसे की जाए, उसके बारे में बातचीत की है। फिर कहा है कि शिप रिपेयर, हिंदुस्तान के जो शिप्स हैं, बहुत हमारे जो वॉरशिप्स हैं और दूसरे जो प्रोफेशनल शिप्स हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका के बेसिस जो है सारी दुनिया में, वो कहीं भी इनके रिपेयर के लिए जा सकते हैं रिस्पेक्ट के हिंदुस्तान में आने के। इसके साथ साथ उन्होंने स्पेस के ऊपर और स्पेस का इस्तेमाल करना, स्पेस की कोऑपरेशन के बारे में बात की है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की है। फिर क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में बातचीत की है। जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक है, फ्रांस के साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है। फ्रांस हमको एक ऐसा इंजन देने जा रहा है जो हमारा। अच्छा, डिफेंस के मामले में सर जितना इंपॉर्टेंट अमेरिका है उतना इंपॉर्टेंट फ्रांस भी है भारत के लिए। एब्सोल्युटली एंड टोटली फ्रांस हमको हर प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए सब हो चुका है, वे बियॉन्ड व्हाट अमेरिका कर दी। अमेरिका ने कहा है आपको 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाएगी G414 इंजन और 16% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाएगी ग्रेटर डोज में। फ्रांस कह रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी उन तमाम चीजों में जो हिंदुस्तान चाहता है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान को ऐसा इंजन की टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो माइल्स अहेड है फ्रॉम G414। और हमारा जो मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है जो हमारे MiG-29 को रिप्लेस करेगा, मिराज 2000 रिप्लेस को करेगा, वो बड़ी जबरदस्त फ्रेंच कोऑपरेशन होगा। इस माफी की टेक्नोलॉजी तो कोई आसानी से देता नहीं है क्योंकि दे स्पेंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन R&D। हमने इस पे पैसा नहीं खर्च किया, उसके बावजूद फ्रांस जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखो जब अमेरिका के युद्ध हुआ उस समय बहुत सारी समस्या जो थी हमारे सामने आई, कई प्रकार के एम्यूनिशन की डेफिशिएंसी हुई। दो देश हैं जिन्होंने तुरंत से हिंदुस्तान की मदद की, इजराइल और फ्रांस। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रांस हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा 1998 जब पोखरान ब्लास्ट हुआ था तो हिंदुस्तान के खिलाफ कई प्रकार की सैंक्शन लग गई थी। फ्रांस ने बस केवल द ओनली नेशन जिसने हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेट किया था कि आपने वास्तव में अपने हितों को निगाह में रखते हुए, अपने दुश्मन की काबिलियत को निगाह में रखते हुए, उसमें हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पहली बार दुनिया में को कहा था कि चाइना हिंदुस्तान का नंबर 1 एनिमी है और वो एक न्यूक्लियर देश है। उसकी क्षमता को निगाह में रखते हुए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान भी एक न्यूक्लियर नेशन बने।
दुनिया की कंडेमनेशन के बाद, दुनिया के प्रेशर के बाद में फ्रांस ने हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं की, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाला और हर प्रकार की सहायता करता रहा। और उसी प्रकार इजराइल करता रहा है। इसी प्रकार तक यूके का ताल्लुक है। यूके के पास भी कुछ प्रकार की डिफेंस टेक्नोलॉजीज है जो हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार है, जैसे कि रोल्स रॉयस का इंजन की टेक्नोलॉजी जो हमारे सिविल एयरक्राफ्ट के लिए भी लाजमी होगी। इस समय मेरे मुताबिक हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी ऐसे सफलता है कि हर देश इस समय, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, हिंदुस्तान को तमाम चीजें देने के लिए तैयार है जो वास्तव में हिंदुस्तान की फोर्स को एक किस्म से वर्ल्ड क्लास फोर्स बना सकता है। ठीक है, मैं वीना जी के पास चल रहा हूँ। वीना जी, बार बार जब से ये हुआ कि भाई शी जिनपिंग नहीं आएंगे, चीन के प्रधानमंत्री आए लेकिन शी जिनपिंग नहीं आए, की पर्सन वही है। शी जिनपिंग के ना आने को आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या किसी तरह का कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर का डर था शी जिनपिंग को कि उन्होंने दूरी बनाई इससे? देखिए, शी जिनपिंग के ना आने के कई की बात की जाती है, लेकिन हमने शुरू से बिल्कुल सही अप्रोच लिया। नहीं आना चाहते तो ना आए, वो ठीक है। अगर वो तो बिल्कुल हमारी तरफ से हमने सही जवाब दिया। अगर हम इस वजह की बात करेंगे क्या क्या वजह हो सकती है, मेरा ख्याल 2-3 वजह तो जरूर हैं। एक, चीन की जो इंटरनेशनल ग्लोबल पोजीशन थी वो आज काफी वीक है, काफी कमजोर हो चुकी है। क्योंकि अगर अब मैं एक मिसाल इसके लिहाज से दूं, और वो है उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने कई साल पहले शुरू किया था, और शी जिनपिंग के लिए ये खास शी जिनपिंग की इनिशिएटिव ही थी। और उनके आने के बाद उन्होंने ये, उनके 2012 के बाद उन्होंने ये इनिशिएटिव तैयार की और कहा कि इससे हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करेंगे और इसका कंट्रोल जो है वो चीन के हाथ होगा, और हम पैसा देंगे देशों को कि वो ये बनाएं। तो उस वक्त कई देश जल्द से जल्द चीन के साथ गए, लेकिन क्या हुआ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हुई, और जिन्होंने चीन से पैसा लिया वो उसके जाल में फंस गए। हमने श्रीलंका में देखा है कि हम्बनटोटा पोर्ट भी श्रीलंका के कंट्रोल से चला गया है। और पिछले हफ्ते हमने ये सुना कि इटली, जो यूरोप में सबसे बड़ा देश है, जो चीन का दोस्त देश समझा है और जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खास चीन गए ये उनको बताने के लिए कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी इनिशिएटिव थी जिसका नतीजा काफी डिजास्टर्स हुआ है, और जो इनिशिएटिव आजकल बिल्कुल टैटर्स में पड़ी हुई है इधर उधर, शी जिनपिंग, इसका काफी उनको असर पड़ा है उनकी पर्सनल लीडरशिप और स्टेट्समैनशिप पे। तो जो पहले अन्य देश चीन के पीछे मतलब भागते थे कि हाँ आप हमसे मिलिए करिए, आजकल कुछ नहीं। आप देखिए कि वो कहाँ जाते हैं, कितने मिलते हैं, कितने उनके फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं। तो एक तो ये है, इंटरनली उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और ये कहा गया था कि जो इंटरनल उनकी इकोनॉमिक स्थिति है चीन की, वो काफी नाजुक हो चुकी है। अगर वो इससे निकल पाते हैं नहीं, वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी नाजुक है। और यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, 20% की जो यंग लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इतनी बिल्कुल हाई लेवल एजुकेशन करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनका रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत कमजोर हो चुका है। 25 से 30% जीडीपी की जो चीन की जीडीपी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से बनती है। तो इसके कई ऐसे उनकी अंदरूनी आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं जो वो इनसे निकल पाएंगे कि नहीं, या एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल शुरू होगा चीन में। ये सब डिस्कशन बहुत जोरों शोरों से अन्य देशों में हुआ है। तो जरूर चीन ने सोचा होगा, शी जिनपिंग ने सोचा होगा कि अगर मैं जाऊं तो इस बारे में मुझे जिक्र करना पड़ेगा। जब वो ब्रिक्स समिट गए थे, फिलहाल वो ब्रिक्स समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन वहां भी उनकी कमिटमेंट थी कि वो ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाषण देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे भाषण दिया था ब्रिक्स बिजनेस फोरम, लेकिन शी जिनपिंग ने लास्ट मिनट पे वो नहीं गए ब्रिक्स बिजनेस फोरम में। उन्होंने अपने ट्रेड या कॉमर्स मिनिस्टर को भेजा वहां, और अपने देश में ये अनाउंस किया कि शी जिनपिंग ने वो भाषण दिया था। तो इससे ये जाहिर पता होता है कि कुछ वो नेशनल कम्युनिटी से के मीडिया या लोगों से मिलने से इतराए हैं। क्यों? ये क्या इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ये सब सोचने वाली बात है। और इससे जो है, और ये एक और बात है, उन्होंने ये भी सोचा होगा कि
G20 समिट में सबसे प्रथम जगह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी, और इससे भी शायद उनको कुछ खलबली मची होगी। ये ऐसे होगा कि इंटरनेशनल फोरम है, इतने हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और इसमें सारी प्रथम पोजीशन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी, तो इसलिए भी जरूर उनको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा होगा कि उनकी अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वीक लगेगी। ठीक है। तो ऐसे जरूर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं आए। जरूर भारत में जो हमारे भारत की आवाम है, हमारे भारत के लोग हैं, वो बहुत ही नाराज हैं कि चीन ने जो लद्दाख में किया 2020 में, और जो हमारे जवान मारे गए, उनके भी जवान, हमने बहुत उनको बिल्कुल कड़ा जवाब दिया उधर डेप्सांग और ईस्ट लद्दाख में। ये तो बिल्कुल सही है और ये उनको पसंद नहीं आया, और लेकिन ये भी उनको पता है कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही नाराज हैं चीन से। और पिछले 3 सालों में जो भारत के लोगों की राय है कि इज चाइना अ ट्रस्टवर्दी नेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नो, चाइना इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी नेशन। हालांकि पहले जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे और उस वक्त चीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफी आगे बढ़ चुके थे, तो हमारे लोगों का ख्याल, हमारे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, उनका यही ख्याल था कि चीन के साथ काम करो, चीन के साथ काम करो। अब वो बदल गया है। तो ये भी उन्होंने सोचा होगा कि जब भारत के लोगों की तरफ से इतनी स्वीकारी नहीं है चीन के लिए, तो वो क्यों आए। ये सब चीजें जरूर उनके मन में रही होंगी, नहीं आई, लेकिन उनके ना भी आने से हमारा जो इकोनॉमिक जो G20 का डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल स्मूथली और सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका है, अडॉप्ट हो चुका है, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे चीन इतराज दिखा सकता है। तो इसलिए वाकई ये जो G20 का डिक्लेरेशन है एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होने की वजह से बिल्कुल भारत के सुप्रीम निगोशिएटिंग एबिलिटी की जय जयकार हो सकती है। ठीक है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके नाम में भी गुरु है और मैं भारत के विश्व गुरु की छवि की बात कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी वक्त से हमने देखा बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ी है, और एक विश्व गुरु की छवि भारत की बहुत तेज़ी से मजबूत होती गई है। ये इवेंट, ये G20 इवेंट जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, ये G20 इवेंट उस छवि को अब और ज़्यादा मजबूत करेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रोहित जी, और अभी मैं प्यू रिसर्च सेंटर का एक डेटा देख रहा था। हाँ। जो लगभग 25 अलग अलग राष्ट्रों में जो भारतवंश के लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनने ये सर्वे किया था, तो उन सबका मानना था कि भारत की छवि ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी है, भारत का जो क्लाउड है वो बढ़ा है, और उसके पीछे अनेकों कारण है जिसपे हम चर्चा कर भी रहे हैं। तो निरंतर किस प्रकार से समावेशी हो चीजें, और अभी चर्चा में भी बात आई कि पहले क्या होता था, हम सबको स्मरण है कि कोई विश्व स्तर का कार्यक्रम होता था तो दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है। पहली बार हमने देखा, पहली बार देवरिया में G20 का कार्यक्रम, बिहार के नालंदा में G20 का कार्यक्रम, यूपी के गोरखपुर में G20 का कार्यक्रम। तो विकेंद्रित व्यवस्था, और लगभग 1 लाख डेलीगेट 125 अलग अलग देशों से आते हैं। तो एक तो बात है कहना कि हम विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ विविधता है, लेकिन लोगों का यहाँ आकर के उस विविधता को महसूस करना, लोगों का यहाँ आकर के उस जीवंतता को महसूस करना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। और आने समय में, जैसे कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले समय में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो इस साल की शुरुआत में हमने कहा कि ग्लोबल साउथ की जो 100-125 देश हैं, उन सभी देशों का नेतृत्व भारत कैसे कर रहा है। अफ्रीका के जितने 52-53 देश हैं, वो सभी अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं वो भारत के नेतृत्व में आस्था क्यों जगा रहे हैं। कंसेंसस की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, हेल्थ डिप्लोमेसी की बात हो, फूड डिप्लोमेसी की बात हो, कल्चर की बात हो, सिविलाइजेशन की बात हो, आज भारत तो वैश्विक स्तर पे एक संवाद का सेतु, ब्रिज ऑफ डायलॉग, ब्रिज ऑफ कंसल्टेशन खड़ा करता दिख रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के अंदर ही नहीं, और भारतवासियों के लिए गर्व और सम्मान का तो विषय है ही, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो विश्व गुरु का सपना हम लोगों ने देखा है वो पूरा होता, वो साकार होता दिख रहा है। अच्छा लाली साहब, मेरे मन बार बार चीन को लेकर सवाल आता है। चीन ठीक है, G20 का मेंबर है चीन, लेकिन ये भी हम माइंडसेट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो विस्तार है चीन का, एक्सपेंशन है, वो हमेशा चीन दिमाग में चलता रहता है। इसी को रोकने के लिए क्वाड भी बनाया गया था, ताकि जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है साउथ चाइना सी पर, प्रशांत क्षेत्र में, वो रोका जा सके। तो
इस G20 में अमेरिका से चाहे वो दोस्ती, चाहे वो फ्रांस से दोस्ती हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती हो, चाहे वो जापान से दोस्ती हो, ये चीन के उस विस्तारवाद को किस तरीके से रोक पाएंगे, चीन के उस माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे, या फिर चीन पर किसी तरह का प्रेशर डाल पाएंगे? देखिए, क्योंकि विस्तारवाद सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न है, अमेरिका का भी मेजर कंसर्न यही है। देखिए, चीन का जो विस्तारवाद है, अनलाइक अस इंडिया, ग्लोबल फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, चीन की रही है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो वीना जी ने भी अभी बोला था, जिसको हम प्रेडेटरी भी कहते हैं। तो चीन ने बेसिकली एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा सर, कुछ प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस समय संबोधित कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारी नहीं, आपसी विश्वास बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के
बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. India and the United States of America co-chair this initiative, and now, as the co-chair, I invite the President of the United States for his remarks. Well, ladies and gentlemen, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impacts of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. And today I'm proud to announce that we've finalized the historic agreement for new India, Middle East, Europe economic corridor. As a part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across 2 continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy, expand access to reliable, clean electricity, cables that will connect communities and secure a stable internet, contributing to a more stable, more prosperous, and integrated Middle East. And I want to thank the sponsors. And I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and President von der Leyen and the European Commissions. And since he's not speaking today, I wanted to, well, he is speaking today.